नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्पेशल नोट्स यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज पार्ट नंबर 15 की। इसमें दोस्तों हम सीडीपी से और साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको सभी पात्रता परीक्षाओं में, सभी टीचिंग एग्जाम्स में काम आएंगे। दोस्तों, आप अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और दोस्तों, वीडियो के साथ साथ अपने जो आंसर हैं वो कमेंट में करते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप कितने एक्टिव हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है संगति की आवश्यकता, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, या फिर नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से और कमेंट कीजिए अपना आंसर फटाफट। आसान क्वेश्चन है। पूछा गया है कौन सा एक विकल्प है जो एक बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो देखिए, पहला संगति की आवश्यकता, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये सभी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं। बाकी जो ये लास्ट ऑप्शन है अपने पास, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे, ऑप्शन है बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास हो सकता है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन है इसमें करेक्ट होगा, कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो आपके सामने हैं। तो मातृभाषा में पढ़ाने का फ़ायदा क्या होता है बच्चों को, कि जो बच्चों का जो वातावरण होता है, जो उनके घर परिवार का वातावरण होता है जहाँ वो रहते हैं, क्योंकि प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अटैच होते हैं, ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसलिए उनको स्वाभाविक वातावरण प्रदान हो सके, इसलिए मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करेगा? ऑप्शन है उनकी क्रियाशीलता को रोकेगा, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देगा, उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, उनकी क्रियाशीलता को कम करने की कोशिश करेंगे। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, इनमें अगर देखें तो उनकी क्रियाशीलता को रोकेंगे, ये तो बिल्कुल नेगेटिव चीज़ है, तो ये नहीं आएगी। फिर उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे, ये बात बिल्कुल सही है। उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, क्या अध्ययन करेंगे, ये भी थोड़ा नेगेटिव चीज़ है। और उनकी क्रियाशीलता को कम करने की कोशिश करेंगे, तो ये भी नेगेटिव चीज़ है, नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है अपने पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उनकी क्रियाशीलता की सहायता से कुछ उपयोगी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल से जटिल सिद्धांत द्वारा पढ़ाने का एक उदाहरण है। जो शिक्षा का सिद्धांत है, टीचिंग प्रिंसिपल हैं, सरल से जटिल की ओर, इनका कोई एक उदाहरण पूछा गया है। ऑप्शन है पहले प्रश्न हल करके सूत्र बताना,
पहले यूनिसेफ, बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ, सौरमंडल के बाद में चांद तारे, पहले अलाउद्दीन खिलजी और बाद में उसकी नीतियाँ। तो दोस्तों इसमें से बताना है कि सरल से जटिल सिद्धांत के ऊपर कौन सी चीज़ है, इनमें से देखना है। तो देखिए पहला जो है, पहले प्रश्न हल करके सूत्र बताना है। ये गणित में आती हैं, आगमन और निगमन जो विधियाँ होती हैं उनमें से है। तो ये सरल से जटिल की तरफ ये नहीं होगा। पहले यूनिसेफ बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ को जानेंगे क्या है भाई, जो देश हैं उसमें यूनिसेफ बाद में पता चलेगा कि भाई कोई संगठन है, कौन कौन से देश हैं। इसी प्रकार सौरमंडल बड़ी चीज़ है, चांद तारे उसके अंदर हैं, तो ये भी नहीं है। और जो लास्ट बचता है, पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताएंगे, फिर उसकी नीतियों के बारे में बताएंगे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है बहुविकलांग बालक, श्रवण क्षतियुक्त बालक, दृष्टियुक्त बालक, उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसका क्या सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि जो बहुविकलांगता होती है, श्रवण क्षति युक्त बालक होते हैं, दृष्टि युक्त बालक होते हैं, शारीरिक रूप से भिन्न बालक होते हैं सभी, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्र अध्यापक के किस गुण के कारण उससे प्रभावित होते हैं। ऑप्शन है नियमितता, ज्ञान, विषय वस्तु को समझाने की क्षमता, या फिर उपरोक्त सभी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। जो छात्र हैं वो शिक्षक की नियमितता, उसका ज्ञान कैसा है, उसकी टीचिंग स्ट्रेटजीज कैसी है, किस प्रकार से समझाता है, तो इन सभी चीज़ों से इम्प्रेस प्रभावित होते हैं। तो उपरोक्त जो सभी है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से बता देंगे, वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो, वह बच्चों को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाली हो। तो कक्षा में जो भी हम दृश्य सामग्री का प्रयोग करने वाले हैं वो किस प्रकार से चूज करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि देखिए उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों से पहले बता देंगे, तो इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा, एक्साइटमेंट नहीं होगा। और दृश्य सामग्री को नाटकीय ढंग से प्रयोग भी नहीं करेंगे। जो मेन बात है ये भी ठीक है बात कि अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाली हो, बट सबसे मेन जो अप्रोप्रिएट है वहाँ पे ये है कि वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। जो भी हम दृश्य सामग्री प्रयोग कर रहे हैं तो वो पाठ्य, जो मान लीजिए हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक कराना चाहते हैं उसके अनुरूप हो, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है। ऑप्शन है प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त होती है। दूसरा है पूर्ण रूपेण उसके वंशानुक्रम की संरचना पर। तीसरा है वंशानुक्रम एवं वातावरण के अनिश्चित प्रभावों पर। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों प्राथमिक रूप से उन पर्यावरणीय प्रभावों पर जो वंशानुक्रम की सीमाओं से युक्त होती हैं। तो बताइए बालक के विकास की जो दर है वो किसके ऊपर निर्भर करती है। बिल्कुल सही दोस्तों, जिसने भी ये सोचा है वो सही सोचा है। प्राथमिक रूप से तो जो विकास होता है वो डिपेंड करता है वंशानुक्रम की संरचना पर। ऑप्शन नंबर जो अपने पास 1 है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला है क्वेश्चन दोस्तों, स्किनर का अभिप्रेरणा सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन है इच्छित व्यवहार की पहचान पर, बाह्य स्पष्ट व्यवहारों पर जो कि पुनर्बलन देकर परिवर्तित किए जाते हैं, उपरोक्त सभी, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो स्किनर का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है वो किस पे आधारित है बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए अपना जो आंसर है। तो दोस्तों इच्छित व्यवहार की पहचान, बाह्य स्पष्ट व्यवहारों पर जो कि पुनर्बलन देकर परिवर्तित किए जा सकते हैं, ये दोनों स्किनर के अभिप्रेरणा सिद्धांत के अंदर आते हैं। तो अपना जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी उपरोक्त दोनों। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन है क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा आपके अनुसार। दोस्तों जब मानव शरीर का एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होने लग जाता है तो उसको कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन है व्यवहारात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित हैं ये पूछा गए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सोशल लर्निंग का जो सिद्धांत है वो बंडूरा से रिलेटेड है, यानी सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है बंडूरा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था दोस्तों। ऑप्शन है स्टर्न ने, बिन्ने साइमन ने, ट्रमन ने, सिरिल बर्ट ने। बताइए जल्दी से। मानसिक जो आयु का प्रत्यय है दोस्तों वो दिया था साइमन और बिन्ने, यानी बिन्ने साइमन ने। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आज का, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। किसी कार्य को प्रारंभ करके उसको जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन है संवेदना, प्रेरणा, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों मान लीजिए कोई काम शुरू कर दिया, उसको जारी रखना और नियमित रूप से प्रक्रिया करना क्या होता है, प्रेरणा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रोध एवं भय प्रकार हैं। ऑप्शन है संवेग, अभिप्रेरणा, परिकल्पना, या मूल प्रवृत्ति। क्रोध और भय किसके प्रकार हैं। तो ये जो हैं इमोशंस हैं, संवेग हैं, क्रोध, भय। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। अपने आंसर कमेंट करते रहिए साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ऑप्शन है सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, या फिर क्षीण बुद्धि। बताइए दोस्तों। तो 90 से 100 जो बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य बुद्धि कहलाती है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है अभिप्रेरण, अधिगम, स्मृति, या फिर सृजनात्मकता। जो संगणन का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। तो जो संगणन का सिद्धांत है दोस्तों वो है मेमोरी का, यानी स्मृति से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर जो
अपने पास थर्ड है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो आपको पता है आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एम में, तो एम में दिया गया है 10 वर्ष, और सी ए मतलब शारीरिक आयु दी गई 8 वर्ष और गुणा 100। तो इसको अगर काटना चाहें तो अपन काट सकते हैं, 5 और इधर 4, इसको 2 से काटेंगे इधर 50, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 25, 2/2 कितना हो जाएगा, आई क्यू इसकी कितनी आ जाएगी, लगभग 125 आ जाएगी। 250/2 कितनी आ गई, 125, यानी अपने पास ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्राथमिक स्रोतों के आधार पर भारत के विभाजन पर एक परियोजना सौंपना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन है आत्मकथाएं, समाचार पत्र, अभिलेखागार, उपन्यास, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों प्राथमिक स्रोतों की बात करें तो जो आत्मकथाएं, समाचार पत्र, अभिलेखागार, उपन्यास, इनमें से कोई भी प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो अपने पास जो ऑप्शन 4 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पे पूछा गया है। ऑप्शन है इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, या फिर भूगोल। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय सामान्य नहीं है? तो जो साइकोलॉजी है वो शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का सही विवरण प्रदान करता है? ऑप्शन है, यह उन तथ्यों से भरा है जिन्हें याद किया जाना है, यह महत्वपूर्ण सोच है और कल्पना को उत्तेजित करता है, यह कम मनोवैज्ञानिक और मान्यताओं पर आधारित है, और लास्ट है, इट इज़ नॉट यूजफुल इन रियल लाइफ एंड फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी कि यह सामान्य जीवन में उपयोगी नहीं है एंड जॉब प्राप्त करने के लिए है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा? तो दोस्तों जो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा वो है ऑप्शन नंबर जो 2 है अपने पास, ये यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह है एक सोच है जो कल्पना को उत्तेजित करती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय मूल्य सबसे महत्वपूर्ण होगा? ऑप्शन है पारस्परिक सम्मान, दक्षता, उपभोक्तावाद, या फिर प्रतिस्पर्धा। इसमें पूछा गया है कि मानवीय मूल्य सबसे महत्वपूर्ण होगा समानता के सिद्धांत में को सुनिश्चित करने के लिए। तो दोस्तों दक्षता, उपभोक्तावाद, प्रतिस्पर्धा, इन चीज़ों को अलग रखेंगे, नेगेटिव चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर जो 1 है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक महाद्वीपों तथा महासागरों के स्थान को पढ़ाना चाहता है, उसे किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन है विश्व राजनीतिक मानचित्र, विश्व भौतिक मानचित्र, भारतीय भौतिक मानचित्र, या भारतीय राजनीतिक मानचित्र। तो दोस्तों महाद्वीप और महासागरों के स्थान को पढ़ाना है, तो जो भारतीय मानचित्र है उनका तो कोई काम नहीं है, क्योंकि महाद्वीप यानी विश्व का मानचित्र चाहिए जिसमें महाद्वीप और महासागर हों। फिर आता है विश्व राजनीतिक मानचित्र, तो उसकी भी राजनीति नहीं पढ़ानी, हमें क्या पढ़ाना है, महाद्वीप और महासागर यानी भौतिक
भौतिकी पढ़ानी है तो विश्व का भौतिक मानचित्र यानी ऑप्शन नंबर जो अपने पास 2 है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों आज के इसमें टेस्ट सीरीज में इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। दोस्तों क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। बाकी अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।